Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Faisal Khan. Today we are here to discuss the solution of NEET 2025 physics part. Now starts our discussion. The question number 1. Consider a water tank shown in the figure. It has one wall at x is equal to L and can be taken to be very wide in the z direction. When filled with a liquid of surface tension S and density rho, the liquid surface makes an angle theta naught. और क्वेश्चन में दे रखा है थीटा नॉट लेस देन 1 दे रखा है. With the x axis is at x is equal to L. If yx is the height of the surface, then equation of yx क्या होगा ये बता रहे हैं आपको. इतने सारे ऑप्शन दे रखा है जहाँ पे ये भी कंडीशन दे रखा है कि टेक थीटा एक्स होगा स्मॉलर वैल्यू होगा साइन थीटा एक्स tan थीटा डिवाइड बाई डी एक्स के बराबर. अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक कर्व दे रखा है और किसी भी कर्व का जो स्लोप पार्ट होता है वो स्लोप शो करता है डी वाई बाई डी एक्स को. ये बताता है ऑलवेज स्लोप दैट इज इक्वल टू tan थीटा. ऐसा हम लोग जानते हैं. लेकिन यहाँ पे जो कर्व बना हुआ वो कोई भी आर्बिट्रेरी शेप का कर्व्ड है जिसके लिए हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर. रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर एनी आर्बिट्रेरी शेप के लिए. यहाँ पे कंडीशन दे रखा है. देखिए डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे चूंकि थीटा स्मॉल है तो इसका द स्लोप भी स्मॉल होगा. तो उस केस में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है तो वो ज़्यादा स्मॉल होगा. तो इसकी वैल्यू को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ से देखने को क्या मिला कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इस कर्व्ड पार्ट का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप के. और अगर यहाँ पे रेट ऑफ स्लोप ऑफ चेंज की बात किया गया तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि जो एक्सेस प्रेशर होता है डेल्टा पी वो प्रोपोर्शनल होता है सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाई रेडियस आर के. और सरफेस टेंशन अगर डिवाइडेड बाई रेडियस आर है तो रेडियस आर को क्या यहाँ पे कुछ ऐसा लिख सकते हैं टी इंटू चूंकि ये 1/r में दे रखा तो क्या इसको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं. प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के कुछ कांस्टेंट टर्म में लिख लेते हो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं टी टाइम्स ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर. और एक्सेस प्रेशर किसी भी हाइट के लिए भी मेंशन किया गया यहाँ पे इज द हाइट ऑफ द सरफेस. देन इक्वेशन फॉर वाई एक्स एज अ हाइट वाई के लिए तो क्या इसको डेल्टा पी को लिख सकते हैं रो जी वाई इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर. तो यहाँ से इसको मैनिपुलेट किए तो रिजल्ट आ गया आपके पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू रो जी इंटू डिवाइडेड बाई टी. और टी को यहाँ पे इसने सरफेस टेंशन एस से डिनोट किया गया इंटू वाई. तो ऑप्शन दिखा हम लोग को यहाँ पे सेकंड. तो ऑप्शन विल बी सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. A microscope has an objective of focal length 2 cm, eyepiece of focal length 4 cm and the tube length of 40 cm. If the distance of distinct vision of eye is 25 cm, the magnification in the microscope will be. तो देखिए फॉर अगर हम लोग यहाँ पे डिस्टिंक्ट विजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो बात करें तो मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू MO इंटू ME लिखा करेंगे. और MO को जानते हैं हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं L डिवाइडेड बाई FO जबकि ये हो जाएगा D डिवाइडेड बाई FE. सारी वैल्यूज को पुट किए. लेंथ ऑफ ट्यूब दे रखा है आपको यहाँ पे 40 सेंटीमीटर तो यहाँ 40 पुट किए. FO दे रखा है आपको फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव दे रखा है आपको 20 तो यहाँ 20 पुट किया. ये होता है 25 सेंटीमीटर. और फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस जो है वो दे रखा है आपको यहाँ पे 4 सेंटीमीटर. 4 यहाँ पे पुट किए सॉल्व किए तो वैल्यू आ गया 125 के बराबर. तो ऑप्शन दिखा आपको सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. An electron mass 9 into the power minus 31 kg and charge this moving with a speed c by 100 जहाँ पे c speed of light is injected into a magnetic field b of magnitude 9 into the power minus 4 Tesla perpendicular to its direction of motion. We wish to apply an uniform electric field E together with the magnetic field so that the electron does not deflect from its path. अगर यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और साथ साथ में प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे. चूंकि यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं हुआ तब उस केस में आप लिख सकते हैं जो स्पीड होगा v विल बी इक्वल टू E डिवाइडेड बाई b इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई मैग्नेटिक फील्ड. और यहाँ पे इसी स्पीड को बोला गया c बाई 100 के बराबर जहाँ पे c क्या है स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई लिखे 100 तो ये आ गया आपके पास 3 इंटू 10 टू द पावर 6 के बराबर ये आ गया. चूंकि यहाँ पे c बाई 100 के बराबर दे रखा है. अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा जबकि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रखा है तो E विल बी इक्वल टू लिख सकते हैं आप यहाँ से 3 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है आपको 9 इंटू 10 टू द पावर -4 के बराबर. तो ये वैल्यू आपके पास सॉल्व होकर आ गया 27
ये आ गया 27 इंटू 10⁻² वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम। तो देखने को मिला ऑप्शन यहाँ पे सेकंड, ई विल बी परपेंडिकुलर टू बी एंड इट्स मैग्नीट्यूड विल बी 27 इंटू 10⁻² वोल्ट पर मीटर। तो ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. There are two inclined surfaces of equal length L and same angle of inclination 45 degree with the horizontal. One of them is rough and other is perfectly smooth. A given body takes 2 times as much time to slide down on a rough surface than on the smooth surface. The coefficient of kinetic friction between the object and the rough surface is close to. ऐसा लोग जानते हैं, अगर एक आपके पास inclined surface है, दूसरा आपके पास rough surface है और angle of inclination दोनों के केस में यहाँ पे सेम हो, ये अगर आपके पास rough है तो इसका coefficient of kinetic friction म्यू के है। एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इसको यहाँ तक आने में, इसको यहाँ तक आने में अगर समय यहाँ पे इसके लिए t टाइम लग रहा है, जबकि ये स्मूथ था, और इसके लिए बात करें तो यहाँ पे समय जो लगा उसको n टाइम्स ऑफ t लगा, तब उस केस में इसको सॉल्व करके डायरेक्ट हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, म्यू के विल बी इक्वल टू 1 - 1/n स्क्वायर इंटू tan ऑफ थीटा, जहाँ पे थीटा का इंक्लिनेशन एंगल, तो यहाँ पे 1 - 1/n का वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है, 2 टाइम्स दे रखा है, तो यहाँ पे n का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, दैट इज हो गया यहाँ पे 4 इंटू tan ऑफ 45 होता है 1 tan 45 का वैल्यू, तो ये आ गया आपके पास 3/4 आया, तो ये वैल्यू मिला आपको 0.75 के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4। नेक्स्ट, question number 5. The kinetic energies of two similar cars A and B are 100 joule and 225 joule respectively. On applying brakes, car A stops after 1000 meter and car B stops after 1500 meter. If FA and FB are the forces applied by the brakes on car A and car B respectively, then the ratio of force FA और FB क्या होगा? अगर हम लोग यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम से बात करें फ्रॉम KWT, तो फ्रॉम KWT काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम, तो लिख सकते हैं हम लोग वर्क डन फॉर कार ए के लिए, वर्क डन फॉर कार ए विल बी इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। यहाँ पे वर्क डन के लिखे तो फोर्स ड्यू टू ए इंटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दे रखा है 1000 मीटर के बराबर, विल बी इक्वल टू स्टॉप हो गया, और जबकि इनिशियल इसके पास दे रखा है काइनेटिक एनर्जी 100 जूल के बराबर। तो यहाँ से आपके पास एफ ए आ गया माइनस का 1/10, यहाँ पे माइनस का 1/10। अब ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं फॉर कार बी के लिए, तो वर्क डन फॉर कार बी विल बी इक्वल टू के फाइनल माइनस ऑफ के इनिशियल। इसके लिए हो गया फोर्स ऑफ बी इनटू डिस्प्लेसमेंट इसका दे रखा है 1500 मीटर, विल बी इक्वल टू 0 माइनस ये भी स्टॉप हुआ, जबकि इसके पास इनिशियल एनर्जी दे रखा है 225। तो यहाँ से फोर्स ड्यू टू कार बी की वजह से आ गया -3 डिवाइडेड बाई चूंकि यहाँ से इससे कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 20 के बराबर, -3/20 के बराबर। जब इन दोनों को डिवाइड कर दिए तो पूछा गया आपसे एफ ए और एफ बी का रेशियो क्या होगा, तो यहाँ से आपने लिखा एफ ए डिवाइडेड बाई एफ बी, तो एफ ए का वैल्यू है -1/10 और ये वैल्यू है आपका -3/20, तो ये आ गया आपके पास 2/3। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे सेकेंड। Now, next question number 6. The current passing through the battery in the given circuit. देखिए पूछा गया कि सर्किट से कितना करंट पास होगा। अगर यहाँ पे हम लोग ये इसको R1, इसको R2 माने, इसको R3, इसको R4 माने, अगर इसका रेशियो देखें यहाँ पे R1 रेशियो R2 की बात करें तो ये आ गया 5 डिवाइडेड बाई 2.5, तो ये आ गया 1/0.5। सिमिलरली अगर हम लोग R3/R4 की बात करें तो यहाँ पे दे रखा है 3, इसकी वैल्यू दे रखा है 1.5, तो ये भी आपके पास आ गया 1.05, यानी ये आ गया बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज होने की वजह से ये रजिस्टर क्या हो गया, रिडंडेंट, तो इसको रिमूव कर दिए। जैसे रिमूव किए तो इस दोनों जंक्शन पॉइंट के अबाउट अब ये किस में आ गया, सीरीज में, ये भी किस में आ गया, सीरीज में। तो सीरीज में आने की वजह से जो R1 मिला वो हो गया 5 + 3 = 8 ओम के बराबर, और यहाँ पे R2 इसको नाम दे रहे हैं हम लोग R2 2.5 और 1.5 सीरीज में आने की वजह से हो गया 2.5 प्लस का 1.5 विल बी इक्वल टू 4 ओम। फिर दोनों किस में आ जाएंगे, पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट पता किए, R1 और R2 का इक्विवेलेंट पता किए, तो ये हो गया 8 × 4 डिवाइडेड बाई 8 + 4, दैट इज विल बी इक्वल टू 8/3 ओम के बराबर। जैसे 8/3 ओम आया तो फिर सब ये रेस्ट किस में सब आ जाएंगे, सीरीज में। तो यहाँ पे फाइनल जो R इक्विवेलेंट विल बी हो जाएगा R इक्विवेलेंट डैश, तो R इक्विवेलेंट प्लस यहाँ पे 1.5 प्लस का 2 प्लस का 5.5, इसको एक बार फिर से लिख ले रहा है, यहाँ पे आ गया प्लस का 5.5 के बराबर, प्लस 5.5 एंड प्लस
एक और यहाँ पे दे रखा आपको 1/3 ओम, ये सब आगे सीरीज में इन सबको सॉल्व किया और आर इक्वलेंट की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे पता कर चुके, ये था आपके पास 8/3 और ये हो गया 1/3 और प्लस ये आपको मिल गया यहाँ से 5 हो गया 1, ये 6 ये आ गया 7 के बराबर। इसको सॉल्व किए तो ये आ गया 10 ओम के बराबर। जैसे ही 10 ओम मिला तो करंट थ्रू द बैटरी हो जाएगा V डिवाइडेड बाई R इक्वलेंट डैश के बराबर और V का वैल्यू दे रखा है 5 डिवाइडेड बाई R इक्वलेंट है आपके पास यहाँ पे 10, तो ये आ गया आपके पास 0.5 एम्पियर के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, a bob of heavy mass m is suspended by a light string of length L. The bob is given a horizontal velocity v0 as shown in figure. If the string gets slack at some point P, slack means इसका टेंशन यहाँ पे हो जाएगा 0 at point P पे, make an angle theta from the horizontal the ratio of the speed v of the bob at point P of to its initial speed v0 के बराबर क्या हो जाएगा, ये पूछा गया। अगर हम लोग यहाँ पे P पॉइंट पे बात करें तो P पॉइंट पे वेलोसिटी पार्टिकल के पास ये होगा, टेंशन इसकी तरफ एक्ट होगा इधर, इसके पास एक कंपोनेंट mg का और इसके सेंटर चूंकि ये एंगल थीटा ये 90 तो ये 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे ये 90 माइनस थीटा, तो इसके पास दो कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट इसके सेंटर तरफ एक कंपोनेंट इधर जाएगा, तो ये कंपोनेंट मिलेगा आपको mg साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, बिकॉज ये थीटा ये 90 तो यहाँ 90 माइनस थीटा मिलेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास mg कॉस थीटा। लेकिन सेंटर की तरफ एक्ट होने वाला जो कंपोनेंट इसके पास आ जाएगा वो mg कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, दैट इज mg साइन थीटा के बराबर। जैसे यहाँ पे mg साइन थीटा मिला और ये इसने कर्व्ड पोर्शन कवर किया, तो इसके पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जो कि प्रोवाइड कराएगा T टेंशन और प्लस mg साइन थीटा का कंपोनेंट विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई L के बराबर। लेकिन चूंकि स्ट्रेंथ स्लैक कर गया तो इसका टेंशन हो जाएगा यहाँ पे 0, तो आपके पास यहाँ से मिल गया, तो v स्क्वायर आ गया आपके पास g इंटू एल इंटू साइन थीटा के बराबर, इक्वेशन 1। अब यहाँ पे पूछा गया V0 के लिए बात करें तो इस पॉइंट को अगर A बोल दे रहे हैं, इस पॉइंट को B बोल देना, तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं बिटवीन पॉइंट्स A एंड P के लिए। तो यहाँ पे हाफ ऑफ mv0 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल g0, रेफरेंस इसी को मान ले रहे हैं यहाँ पे, विल बी इक्वल टू P पे पहुंचे तो वेलोसिटी हो गया हाफ ऑफ mv स्क्वायर प्लस m इंटू जी इंटू एच के बराबर। तो यहाँ से देखिए क्या मिला आपको, V0 स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू एच। अब बात आ रही है यहाँ पे एच के लिए, एच के लिए बात कर सकते हैं, तो हाइट यहाँ पे किसके बराबर होगा, देखो इसको अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट आपके पास कुछ ऐसा है, ये यहाँ से ऐसे ये पॉइंट यहाँ पे गया, हम लोगों को ये हाइट पता करना है, टोटल ये हाइट क्या हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट, चूंकि यही आपके लिए एच होगा। अगर यहाँ पे बोला गया कि हॉरिजॉन्टल से यहाँ पे एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो अल्टरनेट एंगल ये एंगल थीटा हो जाएगा। जैसे एंगल थीटा हो गया तो यहाँ पे लेंथ एल के बराबर है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपके पास, ये वाला, तो आप लिख सकते हैं ठीक इसके सामने। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर आ गया आपके पास एल इंटू साइन थीटा, तो एच क्या हो जाएगा आपके पास एल प्लस एल साइन थीटा के बराबर, चूंकि एंगल हॉरिजॉन्टल से बन रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एल टाइम्स ऑफ 1 प्लस साइन थीटा के बराबर, एल कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे अब वी का वैल्यू ऑलरेडी पता कर चुके हम लोग, वी का वैल्यू था जी एल साइन थीटा, यहाँ पे पुट कर दिए। तो देखिए यहाँ से रिजल्ट क्या मिला आपको, वी नॉट स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, तो आ गया जी एल इंटू साइन थीटा प्लस इसकी वैल्यू पुट कर दिए, तो ये मिला आपको 2gl प्लस 2gl साइन थीटा के बराबर। तो ये वैल्यू आ गया 3gl साइन थीटा प्लस 2gl विल बी इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर के बराबर आ गया। तो यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर आ गया, ये आपके पास आ गया वी स्क्वायर। तो जरा से यहाँ से और कॉमन ले लेते हैं, क्या यहाँ से वी नॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं, आपने gl कॉमन ले लिया तो मिला 2 प्लस 3 साइन थीटा। पूछा इन दोनों का रेशियो, जैसे ही रेशियो पूछा गया तो आप यहाँ पे देखो लिख सकते हैं, पूछा आपसे देखियो इनिशियल स्पीड वी नॉट, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड वी एंड वी नॉट पूछा गया, क्या होगा देखिए आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं v डिवाइडेड बाई वी नॉट, तो अंडर रूट में जाएगा। वी नॉट का वैल्यू आपके पास है जी एल साइन थीटा, और वी का वैल्यू आपके पास जी एल साइन थीटा, जबकि इसके पास वैल्यू आपको दिखा जी एल 2 प्लस 3 साइन थीटा, तो वैल्यू आ गया आपके पास यहाँ पे दिखा जीएल कट हो गया, तो ऑप्शन आ गया आपके पास यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
द आउटपुट वाई ऑफ द गिवन लॉजिक इंप्लीमेंटेशन इज सिमिलर टू द आउटपुट ऑफ एन ए गेट। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे बताना है। देखिए यहाँ पे दे रखा है नॉर गेट, जबकि यहाँ पे दे रखा है आपके पास नैंड गेट। तो इसका जो आउटपुट होगा उसको आप लिखेंगे ए प्लस बी का बार, इसके लिए जो आउटपुट लिखेंगे आप लिखेंगे ए बी बार, और फाइनल आंसर आपके यहाँ पास यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर ट्रूथ टेबल से हेल्प ले ले तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा इजिली। तो ए बी और वाई लिख लिए। पहले यहाँ पे 0 0 1 1 इनपुट, फिर यहाँ पे 0 1 0 1 इनपुट। अब आउटपुट को चेक कर लेना है। 0 इंटू 0 0 0 यहाँ पे पुट किए तो 0 प्लस 0 हो गया 0, लेकिन बार लगा हुआ तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम में इसका वैल्यू आ जाएगा 1 के बराबर। फिर इसी में बात किए 0 इंटू 0, तो 0 इंटू 0 0 हुआ, बार लगा हुआ तो ये भी आ जाएगा 1, और ये नैंड गेट है तो 1 इंटू 1 यहाँ पे आ गया आपके पास 1 के बराबर। फिर यहाँ पे सेकंड तक पुट किए ए और बी का वैल्यू। ए का वैल्यू है आपके पास 0, बी का वैल्यू है तो 0 प्लस 1 आया 1, फिर इसका बार हो गया तो ये वैल्यू आ गया 0, और यहाँ पे ए इंटू बी फिर पुट किए तो ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 1, मल्टीप्लाई किए तो आया 0, इसका बार होने की वजह से यहाँ पे आ गया 1, 1 इंटू 0 यहाँ पे मल्टीप्लाई किए। रिमेंबर यहाँ पे 0 और यहाँ पे प्लस 1 तो ये 1 आएगा, यहाँ पे 1 के बाद ये 0 मिला तो ये वैल्यू आपके पास आ गया 0 के बराबर मल्टीप्लाई करने पे। फिर आपने यहाँ पे देखा 1 इंटू 0 पे, तो अगेन ये आपके पास आ जाएगा 0 के बराबर, और 1 इंटू 1 किए आप यहाँ पे 1 प्लस 1 तो हो गया 1, बाहर आ गया यहाँ पे 0, 1 इंटू 1 हो गया 1, बाहर आ गया 0, 0 इंटू 0 किए तो यहाँ पे आ गया ये 0 के बराबर। जैसे ही आपके पास ये 0 दिखा तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये नॉर गेट होगा। क्यों? नॉर गेट में अगर आप और गेट की बात करें तो 0 प्लस 0 पे यहाँ पे होता था 0, बाकी सब पे आता था यहाँ 1 1 1, लेकिन यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट आया तो क्या दिखा आपको यहाँ पे नॉर गेट। तो ऑप्शन आ गया आपके पास 4। नेक्स्ट question number 9. The electric field in a plane electromagnetic wave is given by Ez is equal to 60 cos 5x plus 1.5 into 10 to the power 9 t volt per meter. Then the expression for the corresponding magnetic field क्या होगा? देखिए अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे दे रखा 5x प्लस 1.5, इसका मतलब जो वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो प्रोपेगेट कर रहा है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ गया। और यहाँ पे पॉइंटिंग वेक्टर की हेल्प से हम लोग पता करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपेगेशन के डायरेक्शन को। तो एस विल बी इक्वल टू ई क्रॉस बी, ये हम लोग को मिल गया माइनस का आई कैप, बिकॉज यहाँ पे प्लस दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे देखिए ये देखा जेड के अलोंग, तो ये आ गया आपके पास के कैप, क्रॉस क्या करें जो बी का वैल्यू हो तो इसकी हेल्प ले लेंगे हम लोग, आई कैप, यहाँ पे जे कैप, ये आ गया आपके पास के कैप। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे के क्रॉस जे करें तो माइनस आएगा, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होना चाहिए जे यानी कि वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो ऑप्शन यहाँ पे जेड, और ये सेकंड और थर्ड तो रॉन्ग हो गया, बचा आपके पास फर्स्ट एंड फोर्थ। तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कॉस है तो कॉस ही फंक्शन होगा, 90 डिग्री का फेज शिफ्ट नहीं होगा, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं ऑप्शन 1। और वैसे भी ये वैल्यू को पता करने के लिए आप जानते हैं सी विल बी इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई बी नॉट। सी का वैल्यू आपके पास 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और ई नॉट का वैल्यू आपको यहाँ पे देखो दे रखा है 60 के बराबर डिवाइडेड बाई बी नॉट। तो यहाँ से बी नॉट का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 10 टू द पावर -7। तो ऑप्शन आ गया आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. A ball of mass 0.5 kg is dropped from a height of 40 meter. The ball hits the ground and rises to a height of 10 meter. The impulse imparted to the ball during its collision with the ground is. देखिए यहाँ पे इम्पल्स की बात किया गया, और इम्पल्स के लिए हम लोग जानते हैं ये ऑलवेज इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर, दैट इज डेल्टा पी, जिसके लिए आप लिखेंगे P2 माइनस P1, और यहाँ पे मोमेंटम लिखने के लिए आप लिखेंगे m इंटू V2 माइनस एम ऑफ V1। तो मास यहाँ पे सेम, तो V, अब V के लिए लिखेंगे आप √2gh, किसी हाइट से बात करें तो √2gh2 माइनस ऑफ √2gh1। लेकिन यहाँ पे किसी एक डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव मान रहे हैं तो जब वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा तो उसको आप क्या लिखेंगे यहाँ पे निगेटिव। अगर इम्पैक्ट होने के बाद, कोलाइड करने के बाद अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन अपने आप क्या हो जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे साइन क्या लगा देंगे हम लोग प्लस का, क्योंकि यहाँ पे आप यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं mv2, ये साइन की वजह से यहाँ पे आ गया प्लस का। तो यहाँ पे मास की वैल्यू पुट किया, मास आपको दे रखा है 0.5 और √2 और इंटू जी का वैल्यू आपके पास 9.8 दे रखा है, इसकी वैल्यू पुट किए तो यहाँ पे आ गया ब्रैकेट में √ H2 आपको दे रखा है। सेकंड टाइम में गया हाइट ये कितना 10, और जबकि फर्स्ट टाइम में यही वैल्यू आपको दे रखा था √40 के बराबर। इसको सॉल्व किए तो रिजल्ट आपके पास आया 21 न्यूटन इंटू सेकेंड। तो ऑप्शन आपके पास आ गया फर्स्ट।
Next question, question number 11. AB is a part of an electrical circuit. See figure. The potential difference VA minus VB at the instant when current I is equal to 2 ampere and is increasing at a rate of 1 ampere per second. देखिए यहाँ पे इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस का वैल्यू यहाँ पे मिसिंग हो गया, तो ये दे रखा 1 हेनरी के बराबर। तो आप यहाँ पे केवीएल का यूज कर सकते हैं, फ्रॉम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ केवीएल का यूज किए, पोटेंशियल लिखना शुरू किए तो VA माइनस LdI/dt, और यहाँ पे चले आगे बढ़े तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 5 माइनस I इंटू आर इक्वल टू आ गया VB के बराबर। तो फिर यहाँ पे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किए तो ये आ गया VA माइनस VB इक्वल टू L टाइम्स ऑफ DI/dt प्लस 5 प्लस I इंटू आर। सारी वैल्यूज को पुट किए, L1 दे रखा है, रिमेंबर ये इंक्रीजिंग दे रखा है, अगर इंक्रीजिंग यहाँ पे करंट का रेट है तो इसको लिखेंगे पॉजिटिव 1 आ गया, प्लस ये 5 आ गया, प्लस करंट 2 है, रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 10 वोल्ट के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. A 2 ampere current is flowing through two different small circular copper coils having radii 1:2, the ratio of their respective magnetic moments. तो किसी भी क्लोज लूप के लिए, करंट कैरिंग कंडक्टिंग लूप के लिए जब मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते तो M विल बी इक्वल टू I इंटू A, यानी कि यहाँ पे करंट I और इसको लिख सकते हैं रेडियस पाई आर इसका, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट प्रोपोर्शनल हो गया रेडियस के स्क्वायर के। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं M1/M2 का रेशियो विल बी इक्वल टू R1/R2 के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, जिसका वैल्यू आपको दे रखा है यहाँ पे 1:2, दैट इज 1/2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1:4। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. In a certain camera, a combination of 4 similar thin convex lenses are arranged axially in contact. Then the power of the combination and the total magnification in comparison to the power P and magnification for each lens will be respectively. देखो यहाँ पे एक्सियली अगर प्लेस किया गया, अगर इसका ये एक्सिस के अबाउट है, ऐसे इसको टच करके प्लेस किया गया यहाँ पे 4 कॉन्वेक्स लेंसेज को, तो पूछा गया हर एक का पावर अगर P है तो पूछा कि नेट पावर क्या हो जाएगा या टोटल पावर क्या हो जाएगा। P टोटल विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 के बराबर, तो ये आ गया 4 टाइम्स ऑफ P। और नेट जो टोटल मैग्निफिकेशन होता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है इंडिविजुअल यहाँ पे लेंस के मैग्निफिकेशन के, दैट इज M1 इंटू M2 इंटू M3 इंटू M4, ये आ गया M की पावर 4 आइडेंटिकल होने की वजह से। तो ऑप्शन आपके पास आया 3 यहाँ पे 4P एंड M की पावर 4। Next question, question number 14. An oxygen cylinder of volume 30 liter has 18.20 moles of oxygen. After some oxygen is withdrawn from the cylinder, its gauge pressure drops to 11 atmospheric pressure at temperature 27 degrees Celsius. The mass of the oxygen withdrawn from the cylinder is nearly equal to. देखिए हम लोग यहाँ पे बात करें तो जानते हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वो एब्सोल्यूट प्रेशर विल बी इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस PATM के बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और बोला गया गेज प्रेशर जो है वो 11 टाइम्स यहाँ पे डिक्रीज हो गया, तो PATM और PATM तो ये आपके पास आ गया 12 ATM के बराबर। 1 ATM का वैल्यू दे रखा है आपके पास 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पे जैसे एब्सोल्यूट प्रेशर आपको मिल गया और शुरू में आपको नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे दे रखा है, उसको मान लेते हैं N1 दे रखा है आपको पास 18.20। तो क्या यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं पर्टिकुलर इस प्रेशर के लिए, तो क्या लिखे PV डिवाइडेड बाई RT। यहाँ पे प्रेशर आ गया 12 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ इंटू वॉल्यूम क्वेश्चन में दे रखा है आपको 30 लीटर, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लिए, डिवाइडेड बाई आर का दे रखा है 100 डिवाइडेड बाई 12 इंटू यहाँ पे टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, इसको कन्वर्ट कर लिया केल्विन में, तो यह आ गया आपके पास 14.57 के बराबर। जैसे 14.57 शुरू में दे रखा है आपके पास ये, तो कितना नंबर ऑफ मोल्स विड्रॉन हो गया या लीकेज किया, तो क्या ये लिख सकते हैं हम लोग लीकेज विल बी इक्वल टू N1 माइनस N2, दैट इज 18.20 माइनस किया यहाँ पे 14.57 के बराबर, तो ये आ गया आपके पास 3.62। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर मिल गया तो क्या इसी नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग लिख सकते हैं, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं वेट, चूंकि हम लोग जानते हैं ये होता है वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट के बराबर या मास डिवाइडेड बाय मोलर मास के बराबर। तो देखो इसको एक बार फिर से लिख ले रहे हैं, तो यहीं से आप क्या लिख सकते हैं 3.62 विल बी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और मोलर मास और इसको क्या करेंगे हम लोग मास विल बी इक्वल टू 3.62 इंटू मोलर मास ऑक्सीजन 32,000 से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा केजी में, जिसका वैल्यू अप्रॉक्स में मिलेगा आपको 0.116 केजी के बराबर। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे
3. Next. Question number 15. In some approximate units, time t and position x relation of a moving particle is given by t equal to x square plus x, the acceleration of the particle. देखिए टाइम यहाँ पे दे रखा है पोजीशन का फंक्शन, तो टाइम विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे x के साथ में, तो डी टी बाई डी एक्स जो कि हो जाएगा 1/v विल बी इक्वल टू 2x प्लस 1. तो यहाँ से वेलोसिटी आपको मिल गया 1/2x प्लस 1 के बराबर. अब वेलोसिटी यहाँ पे x का फंक्शन है, तो एक्सेलरेशन पता करने के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे dv बाई dt. तो यहाँ पे डिवीजन रूल का फार्मूला, बिकॉज यहाँ पे डिवीजन में फंक्शन है, तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर. तो क्या किया यहाँ पे 2x प्लस 1 d बाई डी. अब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस, अब यहाँ पे लिखे न्यूमरेटर इंटू अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो d बाई डी टी ऑफ 2x प्लस 1 ऐसा लिख लिए. 1 का डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो गया 0. जैसे ये 0 हो गया तो एक्सेलरेशन आपके पास ये 0 यहाँ पे आ गया, ये माइनस में, ये 2 बाहर और dx बाई डी टी, और यहाँ पे ये है 1 कांस्टेंट हो गया यहाँ पे, इसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन 0, और नीचे लिखा हुआ है आपके पास 2x प्लस 1 का स्क्वायर. और dx बाई डी टी क्या होता है? वेलोसिटी, और वेलोसिटी आपको फिर दे रखा है यहाँ पे 1/2x प्लस 1. तो यहाँ से क्या एक्सेलरेशन आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 का होल क्यूब, यानी कि ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखा सेकंड के बराबर. नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 16. To an AC power supply of 220 volt at 50 Hz, a resistor of 20 ohm, a capacitor of reactance 25 ohm, and a inductor of reactance 45 ohm are connected in series. The corresponding current in the circuit and the phase angle between the current and the voltage will be respectively. For series LCR circuit के लिए बात करें तो impedance will be equal to Z is equal to under root R square plus XL minus XC का whole square. XL माइनस XC का होल स्क्वायर. तो R आपको दे रखा है यहाँ पे 20 ओम के बराबर, तो इसकी वैल्यू पुट कर लिए यहाँ पे 20 का स्क्वायर प्लस XL दे रखा है आपको यहाँ पे, एक्सेल कैपेसिटर, ये इंडक्टेंस दे रखा है रिएक्टेंस 45, इसको लिख लिया यहाँ पे 45 माइनस एक्सी दे रखा है आपको यहाँ पे 25 का स्क्वायर. तो ये भी आपके पास आ गया, तो ये आपको मिला 20√2 के बराबर, बिकॉज ये भी 20 का स्क्वायर, तो ये Z आ गया 20√2. तो करंट पूछा क्या हो जाएगा, तो IRMS विल बी इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाई Z. तो यहाँ पे VRMS जो आपको दे रखा है 220 वोल्ट के बराबर, तो 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई Z का वैल्यू आ गया 20√2. तो इसको जब सॉल्व किए तो ये वैल्यू आपके पास आ गया 7.8 एम्पियर के बराबर, बिकॉज ये इससे कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7.8 एम्पियर के बराबर. और अगर एंगल की बात करें तो यहाँ पे tan phi विल बी इक्वल टू XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R. तो ये हो गया 45 माइनस ऑफ 25 डिवाइडेड बाई 20 विल बी इक्वल टू 1, जो कि होता है tan 45 की वैल्यू के बराबर. तो यहाँ से फेज भी आ गया, फाई विल बी इक्वल टू 45 डिग्री. तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड. नेक्स्ट. Question number 17. The sun rotates around its center once in 27 days. What will be the period of revolution if the sun were to expand to twice its present radius without any external influence? इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे 0, तो इसका मतलब एक्सटर्नल टॉर्क भी सिस्टम पे 0. तो सन अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट किया, तो आप यहाँ पे आई ओमेगा, चूंकि एक्सटर्नल टॉर्क अगर 0 है तो एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी कांस्टेंट, तो I1 ओमेगा 1 मस्ट बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2. अगर यहाँ पे सन के शेप को यहाँ पे लिखा भी है कि स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, तो इसको लिखेंगे 2/5 mr1 स्क्वायर इंटू ओमेगा 1. तो इस बार हो गया ये 2/5 m ऑफ r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा 2. 2/5 m यहाँ से कट हो गया, अगर इसका रेडियस r का स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 है, तो ये हो जाएगा, इस बार रेडियस देखो दे रखा है ट्वाइस एक्सपैंड कर गया, तो ये हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा 2. तो पूछा है आपसे कि यहाँ पे सन रोटेट्स दे रखा 27 डेज, तो आपसे यहाँ पे पूछा गया ओमेगा 2 का वैल्यू क्या होगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई 4 के बराबर. और ओमेगा 1 हम लोग जानते होता क्या है 2π/t. तो क्या यहाँ से 2π/t2 विल बी इक्वल टू 2π/t1 इंटू 4 लिख सकते हैं. तो यहाँ से T2 बराबर आ गया 4T1 के, और यहाँ पे 4 और T1 आपको दे रखा है यहाँ पे 27. जैसे ही 27 आया तो इससे मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया आपके पास 108 डेज के बराबर. तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे 4. नेक्स्ट.
Question number 18. A model for quantized motion of an electron in a uniform magnetic field B states that the flux passing through the orbit of the electron is nh/e. पहले यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखा है, जो फ्लक्स होता है वो हम लोग जाते हैं b इंटू ए के बराबर और इसका वैल्यू दे रखा है nh/e। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड मिला और इसको जानते हैं, एरिया को लिख सकते हैं हम लोग पाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई ई। यहाँ पे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ से पता चला, वेयर एन इज एन इंटीजर, एच इज प्लैंक कांस्टेंट एंड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। अकॉर्डिंग टू मॉडल द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स लोवेस्ट एनर्जी स्टेट विल बी। तो क्या जानते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो कैपिटल एम विल बी इक्वल टू आई इंटू ए, और आई को लिख सकते हैं क्यू बाई टी इंटू ए के बराबर, और क्यू यहाँ पे हो गया ई और ये हो गया 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी इंटू ए के बराबर। तो ये आ गया मैग्नेटिक मोमेंट। अगर यहाँ पे और इसको सॉल्व करके लिखे तो m विल बी इक्वल टू ई इंटू वी, और इसकी जगह पे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। तो ये आ गया आपके पास ई वी आर डिवाइडेड बाई 2 मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे इसको भी कैपिटल आर से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक बार फिर से, ताकि यहाँ पे सब कुछ मैच करता रहे। तो क्या यहाँ पे इसको पाई इंटू आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एंड एक चीज़ और लोग जानते हैं कि आर विल बी इक्वल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होता है एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी के बराबर। जैसे यहाँ पे एम वी अपन क्यू बी आ गया, तो देखिए कि यहाँ पे आर की जगह पे इसको पुट कर सकते हैं और फिर इसी आर को यहाँ पे ला सकते हैं। तो क्या आर की जगह पे पहले इसको पुट कर लेते हैं, तो एम यहाँ से आ गया, एम विल बी इक्वल टू ई इंटू वी, और आर की जगह पे आ गया आपके पास m इंटू वी डिवाइडेड बाई क्यू बी, और क्यू बी की जगह पे यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग e इंटू बी के बराबर, बिकॉज यहाँ पे जो चार्ज वो है वो e के बारे में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दे रखा है यहाँ से। तो e से e कट हो गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास आ गया एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी। तो देखिए यहाँ पे आंसर में कहीं पे v नहीं है, आपसे सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट पूछा, तो यहाँ से क्या हम लोग v को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर v को रिप्लेस कर दें यहाँ से इसके टर्म में और इसकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं m डिवाइडेड बाई बी, और v की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से क्यू बी आर डिवाइडेड बाई m के, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर दिए, ऐसा लिख लिए, क्योंकि b इंटू आर स्क्वायर को यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग। देखिए m इन डिवाइडेड बाई b इंटू q की जगह पे हो गया ये e स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर आर स्क्वायर, तो एक b छोड़कर b इंटू आर स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं एन एच डिवाइडेड बाई पाई इंटू ई, ऐसा लिख लिए, और डिवाइडेड बाई ये m स्क्वायर एक बच गया आपके पास। देखिए b से b कट हो गया, e से e कट हो गया, और यहाँ पे देखिए आपके पास बचा क्या, m एक बचा यहाँ से, और n की वैल्यू को 1 कर दिए, तो यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास आया। रिमेंबर देखिएगा e इंटू एच, b से b कट हो गया, तो लिख लिए e इंटू एच डिवाइडेड बाई पाई इंटू m। अब यहाँ पे ये वैल्यू एक और देखना था आपको, यहाँ पे आ गया पाई इंटू एम के बराबर, और ये वैल्यू देखिए यहाँ पे बाई 2 भी था, है ना, ये देखिए यहाँ पे मिसिंग हो गया हम लोगों से, ये बाई 2 भी था, यहाँ से 2 था, ये बाई 2 था, यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ पे भी 2 होगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो ऑप्शन आपको दिखा है ई एच डिवाइडेड बाई 2 पाई एम, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. 3 identical heat conducting rods are connected in series as shown in the figure. The rods on the sides have thermal conductivity 2K, while that in the middle has the thermal conductivity K. The left end of the combination is maintained at the temperature 3T and the right end at the T. The rods are thermally insulated from outside. In steady state temperature at the left junction is T1 and that at the right junction is T2. The ratio of T1 and T2 बोला गया आपसे क्या होगा। देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे ये सब सीरीज में कनेक्टेड है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो हीट होगा वो हर एक यहाँ पे कंडक्टर से सेम होगा। यानी क्या यहाँ से आप लिख सकते हैं H1 विल बी इक्वल टू H2 विल बी इक्वल टू H3। अगर यहाँ पे H1 की बात करें तो H हम लोग जानते हैं क्या लिख सकते हैं 3T माइनस T1 इंटू 2K इंटू सब आइडेंटिकल बोला गया डिवाइडेड बाई L विल बी इक्वल टू H2 को लिखे। H2 यहाँ पे हो जाएगा K टाइम्स ऑफ T1 माइनस T2 और डिवाइडेड बाई इंटू A डिवाइडेड बाई L विल बी इक्वल टू H3 लिख लेते हैं। H3 हो जाएगा आपके पास T2 माइनस T इंटू 2K इंटू A इंटू 2K डिवाइडेड बाई L के बराबर, है ना। ये चूंकि सब आइडेंटिकल दे रखा है तो इसको यहाँ पे
L यहाँ पे लिख लिए। सारी वैल्यूज़ को देखो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बार इक्वेशन को इन दोनों को ले लें, अरेंज कर लें, और एक बार इक्वेशन में इन दोनों को अरेंज कर लें। अरेंज करके यहाँ पे लिखेंगे तो आंसर आपको दिखेगा। देखिए यहाँ से k इंटू ए, पहले हम लोग इसको और इसको लेकर सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट एंड इसको थर्ड को। देखिए क्या दिखा आपको यहाँ से, यह है आपके पास 3t माइनस T1 इंटू 2 विल बी इक्वल टू, इन दोनों से यहाँ पे सॉल्व किए तो ये भी आपके पास आ गया 2 टाइम्स ऑफ T2 माइनस T के बराबर, 2 से 2 कट हो गया तो 3t माइनस T1 विल बी इक्वल टू हो गया T2 माइनस T। इधर ले आए तो आपको दिखा यहाँ से T1 विल बी इक्वल टू 4t माइनस T2 के बराबर। ये रिजल्ट आ गया आपके पास पहला, है ना। इसको इधर यहाँ पे एक्सचेंज कर दिया, इसको उधर लिख दिया तो आपके पास आ गया T1 प्लस T2 और 4 के बाद T1 आ गया यहाँ पे ये। अब एक बार क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लेते हैं। देखिए क्या लिखे हैं यहाँ पे, 3t माइनस T1 इंटू 2 विल बी इक्वल टू a बाई एल, के बाई कट हो गया, से आ गया T1 माइनस T2 के बराबर। इसको और सॉल्व किए तो ये हो गया 6t माइनस 2T1 विल बी इक्वल टू T1 माइनस T2। तो यहाँ से क्या आ गया, 6t विल बी इक्वल टू 3T1 माइनस T2 के बराबर आ गया। और एक आपको यहाँ पे दे रखा है, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, एक दे रखा है आपको यहाँ पे T1 इज इक्वल टू 4t माइनस T2। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, 6t विल बी इक्वल टू 3, T1 की जगह पे 4t माइनस T2 और ये माइनस ऑफ T2 लिख लिए। इसको और सॉल्व किए बाबू तो आ गया 6t, ये हो गया 12t माइनस 3T2 माइनस T2। तो ये आपके पास आ गया, इसको धर लिया तो ये आ गया 4T2 विल बी इक्वल टू 6t के बराबर। तो T2 आपके पास आ गया 3/2t के बराबर, इक्वेशन 1। जैसे यहाँ पे T2 मिला, T2 की वैल्यू को पुट कर दिया तो क्या T1 ही आ जाएगा आपके पास। T1 विल बी इक्वल टू 4t माइनस T2 की जगह पे आ गया 3/2t। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 8, ये आपके पास बचा 5/2t। पूछा आपसे T1/T2 का रेशियो, तो यहाँ से दोनों को डिवाइड कर दिया, T1/T2 विल बी इक्वल टू, T1 आपके पास 5/2t और T2 आपके पास आया था 3/2t। तो T बाई कट हो गया तो ये आ गया आपके पास 5/3। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे 3। नेक्स्ट question number 20. The plates of parallel plate capacitor are separated by D, two slabs of different electric constant K1 and K2 with thickness 3D/8 and D/2 respectively are inserted in the capacitor. Due to this, the capacitance becomes 2 times larger than when there is nothing between the plates। जहाँ पे K1 दे रखा है 1.25 ऑफ K2, द वैल्यू ऑफ K1 पूछा गया, क्या हो जाएगा आपके पास। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट केस में जब यहाँ पे कोई चीज़ नहीं था, स्लैब यानी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में, तब उस केस में कैपेसिटर लिख रहे हैं C0 विल बी इक्वल टू ε0 A डिवाइडेड बाई D। लेकिन जैसे स्लैब को इंसर्ट करा दिए तो उसको लिख रहे हैं C विल बी इक्वल टू ε0 A डिवाइडेड बाई D माइनस T1 माइनस T2। चूंकि 2 स्लैब था तो 2 लिखे, D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई K1, जस्ट फार्मूला यहाँ पे प्लेस कर दिए, T2 बाई K2 के बराबर। और यही वैल्यू आपको दे रखा है 2 टाइम्स ऑफ ε0 A बाई D के बराबर। देखो दे रखा है 2 टाइम लार्जर देन वेयर देयर इज नथिंग, तो बिकम्स, तो यहाँ पे ε0 कट हो गया तो क्या यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, ये इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ गया आपके पास D/2 विल बी इक्वल टू, इधर ले चलते हैं इसको, D माइनस T1 आपको दे रखा है 3/8 इंटू D माइनस D/2, इसको लिखे और प्लस ये आ गया आपके पास 3D/8 K1 और प्लस ये आपके पास आ गया D/2 K2 के बराबर। ऐसा जब इसको सॉल्व किए तो देखो ये वैल्यू यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 8 एलसीएम लेंगे तो ये बचेगा आपके पास 3D माइनस यहाँ पे आ जाएगा ये 4D, तो ये आ जाएगा आपके पास 7D, फिर यहाँ पे D माइनस 7/8D, तो ये आपके पास आ गया D/8। तो इसको फिर इधर ट्रांसफर कर दिए तो ये आ गया D/8 विल बी इक्वल टू 3D/8 K1 प्लस D/2। अब यहाँ पे K2 को रिप्लेस कर देते हैं, K2 यहाँ पे दे रखा है K1 टाइम्स ऑफ 1.25, यहाँ पे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए। इसको सॉल्व किए तो यहाँ से क्या मिला आपको, अगर यहाँ पे 8 को एलसीएम ले लेते हैं, 8 को जैसे ही एलसीएम लिए तो ये आपके पास आ गया 4D माइनस D विल बी इक्वल टू, यहाँ से हम लोग कॉमन ले लिए 8 K1 को, जैसे ही 8 K1 कॉमन लिए तो ये आपके पास आ गया 3D और प्लस ये मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो ये आपको मिल जाएगा 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ जाएगा 5D के बराबर। तो ये आ गया आपके पास 8D डिवाइडेड बाई 8 K1 के बराबर,
ये देखिए ऐसा रिजल्ट आ गया। ये मिला आपको 3d डिवाइडेड बाई 8 विल बी इक्वल टू d बाई k1 के बराबर। d से d कट हो गया तो क्या यहाँ से k1 आ जाएगा, k1 विल बी इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 3 और 8 डिवाइडेड बाई 3 का वैल्यू आ जाएगा 2.66। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे फर्स्ट। Next question number 21. Two cities X and Y are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every 10 minutes. A girl is driving scooty with a speed of 60 km per hour in the direction X to Y. Notices that the bus goes past her every 30 minutes in the direction of her motion and every 10 minutes in the opposite direction. Choose the correct option। क्या हो जाएगा यहाँ से? देखिए क्या दे रखा है कि अगर यहाँ पे एक बस है जो यहाँ पे रेगुलर इंटरवल में X या और यहाँ पे एक बार Y के डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है और एक गर्ल है जो इधर X से Y की तरफ जाए तो इसको लिख लेते हैं VG। माने तो इन दोनों के बीच का यहाँ पे सेपरेशन SB है। तो फर्स्ट केस में यहाँ पे दे रखा है VB माइनस VG वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ गर्ल, रिलेटिव की बात की है तो ये हो गया डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, इक्वेशन नंबर 1 लिख लिए। और यही सेकंड केस में जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव किए तो VB प्लस VG लिख लिए। ये आ गया डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम दे रखा है यहाँ पे 10। तो इन दोनों को यहाँ पे इक्वेट करा दिए। जैसे यहाँ पे इक्वेट कराए तो देखिए आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, तो SB आ गया यहाँ पे 30 टाइम्स ऑफ VB माइनस VG के बराबर और यही SB सेकंड केस के लिए आ गया 10 टाइम्स ऑफ VB प्लस VG के बराबर। दोनों को इक्वेट कर दिए तो 30 टाइम्स ऑफ VB माइनस VG विल बी इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ VB प्लस VG के बराबर। ये इससे कट हो गया तो ये वैल्यू आ गया 3VB माइनस 3VG विल बी इक्वल टू VB प्लस VG के बराबर। इसको इधर ले गए तो ये मिला आपको 2 टाइम्स ऑफ VB विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, ये आ गया आपके पास, सॉरी ये हो जाएगा 3 के बराबर, ये हो जाएगा 4VG के बराबर। देखो इसकी वैल्यू को फिर से लिख ले रहे हैं तो ये वैल्यू आपके पास आ गया है 4 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ गर्ल। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ बस आपको मिल गया 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ गर्ल के, और वेलोसिटी ऑफ गर्ल आपको देखा 60 किलोमीटर पर आवर तो इसको 2 इंटू 60 कर लिए तो ये आ गया आपके पास 120 किलोमीटर पर आवर। ऐसा ऑप्शन आपको दिखा कहाँ पे, फोर्थ में, तो ऑप्शन आ गया आपका 4। डायरेक्ट आप यहाँ से टिक कर सकते थे। नेक्स्ट Question number 22. A uniform rod of mass 20 kg and length 5 meter leans against a smooth vertical wall making an angle of 60 degree with it. The other end rests on a rough horizontal floor. The friction force that the floor exerts on the rod is, और जबकि यहाँ पे दे रखा है कि स्मूथ वर्टिकल वॉल मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री दे रखा है। यहाँ पे वर्टिकल से मान लेते हैं कि यहाँ पे रॉड है जो इसके अबाउट ऐसे लीन है और वर्टिकल से एंगल यहाँ पे बना रहा है 60 डिग्री। तो यहाँ पे कांटेक्ट में तो एक नॉर्मल रिएक्शन इधर होगा N2, एक यहाँ पे कांटेक्ट में तो नॉर्मल रिएक्शन इधर होगा N1, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू इधर होगा। अब यहाँ पे इस पॉइंट को A बोल दे रहे हैं, इस पॉइंट को B बोल दे रहे हैं। वेट हमेशा इसके सेंटर ऑफ मास से, तो ये वेट आपको मिला। टोटल डिस्टेंस अगर इसका L है तो सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस हो जाएगा L/2 के बराबर। अगर हम लोग यहाँ पे चूंकि बैलेंस में है तो टॉर्क अबाउट A अगर पता करें तो टॉर्क अबाउट A एट इक्विलिब्रियम के लिए इसको क्या कर दें, टॉर्क अबाउट A लेकर 0 पुट कर दें। जैसे 0 पुट किए तो यहाँ पे N1 के द्वारा तो यहाँ पे टॉर्क 0 हो जाएगा क्योंकि ये फोर्स वहीं से पास कर रहा है जिसके अबाउट हम लोग टॉर्क पता कर रहे हैं। एक आपके पास यहाँ पे दिखा फोर्स यहाँ पे N2, तो फोर्स आ गया आपके पास N2 और N2 ये है इस पॉइंट के अबाउट देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये अगर ये फोर्स है तो ये चाहिए हम लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि किसके बराबर हो जाएगा N2, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ये है आपके पास 60 के बराबर। तो ये दिखेगा आपको L इंटू कॉस 60 के बराबर विल बी इक्वल टू बैलेंस बाई वेट। यहाँ पे वेट हो जाएगा mg और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस हो जाएगा L/2। अब ये L/2 अगर ये वेट mg ऐसे लग रहा है आपके लिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको ये वाला चाहिए, तो अगर आप यहाँ पे 60 ले रहे हैं तो ये वाला डिस्टेंस इस बार पता करने के लिए ठीक इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन 60 के बराबर। साइन 60 क्या होता है L/2। तो यहाँ से देखिए L से L कट हो गया और यहाँ पे ये वैल्यू आ गया cos 60 1/2, ये √3/2। तो ये वैल्यू आपको मिल गया यहाँ से N2 इंटू L/2 विल बी इक्वल टू M इंटू G इंटू यहाँ से आ गया ये L/2 इंटू √3/2 के बराबर। तो L/2 भी यहाँ से कट हो गया बिकॉज cos 61 था। तो यहाँ से N2 का वैल्यू आ गया mg, और मास आपको दे रखा है यहाँ पे मास है 20, ये हो गया 20 के बराबर इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू यहाँ पे आ गया √3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये इससे कट हो गया। तो ये आ गया आपके पास 100√3 न्यूटन के बराबर, और यही N2 को बैलेंस कौन करेगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पे F विल बी इक्वल टू 100√3 न्यूटन। तो ऑप्शन दिखा आपको सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23।
In an oscillating spring mass system, a spring is connected to a box filled with sand. As the box oscillates, sand leaks slowly out of the box वर्टिकली. देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक बात आ गई, चूंकि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है तो क्या ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट के बाई एम. तो यहाँ से क्या हम लोग k को लिख सकते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट विल बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पे m क्या है मास, ओमेगा क्या है इसको एंगुलर वेलोसिटी. बॉक्स वर्टिकली सो दैट द एवरेज फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, एंड एवरेज एम्पलीट्यूड ऑफ द सिस्टम चेंजेस विद टाइम t. क्या हो जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट होगा, ये आपको बताना है. देखिए यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट तो रिमेन कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे जैसे ही जैसे सैंड यहाँ पे लीक करना शुरू करेगा तो मास ऑफ द सैंड क्या होगा, डिक्रीज करेगा. अगर मास ऑफ द सैंड डिक्रीज किया तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, चूंकि ये स्प्रिंग कांस्टेंट है. जैसे ही कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे ओमेगा यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को क्या होगा, इंक्रीज होना होगा. तो अगर यहाँ पे इंक्रीजिंग की बात करें तो इंक्रीजिंग ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन सेकंड है, ऑप्शन थर्ड है, फोर्थ यहाँ पे नहीं हो सकता. तो आपका ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट सेकंड या थर्ड में से होगा. लेकिन अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं. अगर एम्पलीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे एनर्जी जो होगा E विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ k इंटू ए स्क्वायर. हम लोग यहाँ पे जानते हो k कैसा है, कांस्टेंट. और यहाँ पे देखिए एनर्जी चूंकि डिक्रीज करेगा बिकॉज यहाँ पे सैंड का जो मास है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है. यानी कि एक कुछ डैम्ड ऑसिलेशन वाला कुछ केस बन रहा है. जैसे ही यहाँ पे मास डिक्रीज करेगा तो इसका जो एनर्जी होगा वो भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा. एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन का डिक्रीज करेगा तो जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा. तो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखा ओमेगा इंक्रीज, एम्पलीट्यूड डिक्रीज, तो ऑप्शन आ गया आपके यहाँ पे सेकंड. तो ऑप्शन विल बी सेकंड. नेक्स्ट question number 24. A balloon is made of a material of surface tension S and its inflation outlet from where gas is filled in it has a small area A. It is filled with a gas of density rho and takes a spherical shape of radius r. When the gas is allowed to flow freely out of it, its radius r changes from r to 0 in time t. If the speed Vr of the gas coming out of the balloon, it depends on the r as r alpha and t and time t as a s alpha, ये बीटा, ये वैल्यू दे रखा है आपको. देन पूछा इसमें से ऑप्शन क्या होगा. अगर देखिए हम लोग यहाँ पे बात करें तो टाइम आपको दे रखा है, टाइम को लिख सकते हैं k टाइम्स ऑफ ये सरफेस टेंशन s की पावर अल्फा, यहाँ पे एरिया की पावर बीटा, और यहाँ पे रो डेंसिटी की पावर गामा, और यहाँ पे रेडियस r की पावर डेल्टा दे रखा है. तो क्या यहाँ पे टाइम के डायमेंशन को लिखे तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 विल बी इक्वल टू सरफेस टेंशन है तो क्या है एम टी माइनस 2 के पावर अल्फा. एरिया यहाँ पे आ गया तो क्या एल स्क्वायर की पावर यहाँ पे बीटा इनटू डेंसिटी हो गया, डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम है तो यहाँ पे एम एल माइनस 3 की पावर गामा, और ये डिस्टेंस आर है तो इसको लिख लिए एल की पावर यहाँ पे ये डेल्टा. चूंकि यहाँ पे देखिए ध्यान से देखा कि ए एरिया दे रखा है इसलिए एल स्क्वायर लिखे, और यहाँ पे आर जो है वो इसका डिस्टेंस दे रखा है, वो रेडियस दे रखा है इसलिए ऐसा लिखे, रेडियस आर दे रखा था. अगर यहाँ पे फिर से इसको सॉल्व करें, सॉरी यहाँ पे t की पावर 1 होगा ये. अगर इसको फिर से सॉल्व करें तो यहाँ पे t इस साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में बात करें तो यहाँ पे m एक अल्फा के साथ, m यहाँ पे गामा के साथ, तो अल्फा प्लस गामा दिखा आपको m की पावर में, इनटू दूसरा यहाँ पे t देख लें तो t की पावर यहाँ -2 अल्फा है, और यहाँ पे कुछ नहीं. सेकंड हम लोग बात किए यहाँ पे l को लेकर, l का देखिए यहाँ पे पावर 2 बीटा है, l का पावर यहाँ पे -3 गामा है, और l का पावर यहाँ पे डेल्टा है. दोनों तरफ कंपेयर किए, कंपेयर करने पे -2 अल्फा आ गया 1 के बराबर, तो अल्फा आपके पास आ गया माइनस का 1/2, अल्फा आ गया माइनस का 1/2, और अल्फा प्लस गामा आप जानते हैं ये यहाँ पे है 0 के बराबर, तो अल्फा हो गया यहाँ पे माइनस गामा के बराबर, तो गामा का वैल्यू आ गया आपके पास 1/2. तो अल्फा यहाँ पे -1/2, गामा यहाँ पे 1/2, तो ऑप्शन एक ही दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे गामा -1/2, गामा 1 है, गामा यहाँ पे 1/2 है. तो आप यहाँ पे यहाँ पे माइनस है तो डायरेक्ट आप यहाँ से टिक कर सकते थे कि ऑप्शन विल बी 3. बाकी रेस्ट यहाँ पे वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं. चूंकि ये दे रखा है 2 बीटा माइनस ऑफ 3 गामा प्लस डेल्टा बराबर 0 है, और यहाँ से आप एक और देख सकते हैं अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 1 के बराबर है. सारी वैल्यूज को पुट करेंगे देखेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा 3. नेक्स्ट Question number 25. Consider the diameter of a spherical object being measured with the help of a vernier caliper. Suppose its 10 vernier scale division are equal to 9 main scale division. The least division in the MS is 0.1 centimeter, 0.1 centimeter, and the zero of vernier scale is at a x equal 0.1 centimeter when the jaws of the vernier calipers are closed. इसका मतलब ये error के बारे में बात कर रहा है. If the main scale reading for the diameter is m is equal to 5 centimeter and the number of coinciding vernier division is 8, the measured diameter
आफ्टर जीरो करेक्शन विल बी। देखिए हम लोग अगर यहाँ पे बात करें तो दे रखा है यहाँ पे कि 10 ऑफ VSD कोइंसाइड कर रहा है 9 ऑफ MSD से, तो क्या यहाँ पे आप 1 ऑफ VSD पता कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 9/10 ऑफ MSD के बराबर। तो यहीं से तुरंत लीस्ट काउंट पता कर लेंगे। लीस्ट काउंट होता है 1 ऑफ MSD माइनस 1 ऑफ VSD। ये वैल्यू पुट की तो ये आपके पास आ गया 1/10 ऑफ MSD, जो कि दे रखा है 1/10 इंटू 0.1 सेंटीमीटर, तो आ गया 0.01 सेंटीमीटर के बराबर ये लीस्ट काउंट आ गया। पूछा यहाँ से आपसे डायमीटर क्या हो, तो डायमीटर का फार्मूला लिखेंगे MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट प्लस माइनस या जीरो करेक्शन लिख लेते हैं। अगर यहाँ पे एरर आपका पॉजिटिव है, एरर अगर पॉजिटिव होगा तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सर्कुलर स्केल डिवीजन को जहाँ पे वर्नियर स्केल डिवीजन लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, चूंकि ये वर्नियर स्केल कैलिपर दे रखा है, कंसीडर है ना, वर्नियर स्केल कैलिपर यहाँ पे दे रखा है, तो ये आ जाएगा वर्नियर स्केल, इसको लिख लेते हैं फिर से, वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट प्लस माइनस जीरो करेक्शन। तो मेन स्केल रीडिंग का यहाँ पे वैल्यू दे रखा है आपके पास 5 सेंटीमीटर में, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग का यहाँ पे वैल्यू दे रखा है, देखिए दे रखा है वर्नियर स्केल डिवीजन 8 है, 8 है तो डिवीजन में दे रखा है, इसीलिए इसकी वैल्यू को पता करने के लिए रीडिंग के लिए लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि दे रखा है आपको 0.01, और प्लस चूंकि यहाँ पे करेक्शन आपका पॉजिटिव दे रखा है, देखिए व्हेन बोथ जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स आर क्लोज्ड, वो दे रखा है आपको 0.1, तो यहाँ पे करेक्शन लिखने के लिए इसको माइनस कर देंगे, माइनस का 0.1 सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा 4.98 सेंटीमीटर के बराबर, तो ये आ जाएगा 4.98 सेंटीमीटर के बराबर। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट्स इज बीइंग चार्ज सच दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इट्स प्लेट्स इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट विद टाइम, द मैग्नेटिक फील्ड अराइजिंग ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट। देखिए अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करें तो ID विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d phi E by dt, d phi E by dt, तो एप्सिलॉन नॉट, तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं d बाई डी टी। फ्लक्स की लिए बात करें तो क्या इसको E इंटू ए भी लिख सकते हैं, तो ये एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू डी बाई डी टी, और हम लोग जानते हैं पैरेलल प्लेट के लिए सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये यहाँ से वैल्यू आ गया आपके पास a टाइम्स ऑफ d सिग्मा बाई डी टी, और ये दे रखा है कांस्टेंट रेट है यहाँ पे d सिग्मा बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ यहाँ पे दे रखा है कांस्टेंट। तो अगर यहाँ पे बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए फ्रॉम एम्पियर सर्कुलर लूप से तो क्या लिख सकते हैं, b इंटू 2πr विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू ID, और ID का यहाँ पे वैल्यू दे रखा है a इंटू डी सिग्मा डिवाइडेड बाई डी टी, तो क्या यहाँ से b इंटू 2π इंटू r विल बी इक्वल टू म्यू नॉट, एरिया जानते हैं पाई r स्क्वायर इंटू डी सिग्मा बाई डी टी, तो यहाँ पाई से पाई ये भी कट हो गया, तो b विल बी आ गया म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी सिग्मा बाई डी टी इंटू आर, यानी आर के प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि पूछ रहा कि क्या होगा डिस्प्लेसमेंट करंट अगर ऐसा वेरी करे, यहाँ पे इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट दे रखा है टी सिग्मा बाई डी टी, तो नॉन जीरो एवरीवेयर बिकॉज बी प्रोपोर्शनल टू आर आ गया, मैक्सिमम एट द इमेजिनरी सर्कुलर सरफेस कनेक्टिंग पेरिफेरस ऑफ द प्लेट्स, तो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखा है अप्रोप्रिएट 3। नेक्स्ट Question number 27, an unpolarized light beam traveling in air is incident on a medium of refractive index 1.73 at the Brewster's angle। देखिए जैसे ब्रीविस्टर्स एंगल की बात करें तो म्यू बराबर हम लोग जानते होता है tan थीटा p के बराबर, और यहाँ पे म्यू का वैल्यू दे रखा 1.73 इज इक्वल टू tan थीटा p। अगर यही वैल्यू 1.732 होता तो जिसको आप बोल देते हैं अप्रॉक्स में √3 के बराबर, ये अप्रॉक्स में, और √3 की वजह से ये वैल्यू हो जाता है tan 60, तो यहाँ से आपके पास थीटा p का जो वैल्यू होगा क्लोज टू 60 डिग्री होगा, क्लोज टू 60 डिग्री। और एक भी आपको पता है कि ब्रीविस्टर एंगल पे अगर लाइट इंसिडेंट होता है तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है वो कम्प्लीटली पोलराइज्ड होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखेगा फर्स्ट। नेक्स्ट Question number 28. Two identical charge conducting sphere A and B have their center separated by a certain distance. Charge on A sphere is Q and the force of repulsion between them is F। देखिए पहले यहाँ पे दो स्फीयर हैं A और B, एक के पास भी चार्ज Q है, इसके पास भी चार्ज Q है, इसका नाम है A, इसका नाम है B, और इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो दे रखा है KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, अगर इन दोनों के बीच का सेपरेशन स्मॉल r है तो। फिर क्या बोला, थर्ड आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद स्फीयर ए। अगर आप सबसे पहले क्या किए कि एक यहाँ पे अनचार्ज था स्फीयर, इसको कांटेक्ट में लेकर आए, एक था सी,
जैसे इसको कांटेक्ट में लेकर आए और कांटेक्ट में लाने के बाद दोनों को अलग अलग किए, तो ए और सी इसके पास अब चार्ज कितना आ जाएगा, इक्वल इक्वल, चूंकि आइडेंटिकल है यहाँ पे इक्वल इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंड देन विद बी, अब क्या किया गया, इस सी को जिसके पास चार्ज था Q/2 इसको टच करा दिए किससे, Q बी वाले से। ये सी और बी इन दोनों को जब कांटेक्ट में लाए तब उसके पास चार्ज कितना आ गया सी और बी के पास में। तो जानते हैं कि जो टोटल चार्ज होगा Q + Q/2 का हाफ, यानी कि इसके पास आ जाएगा 3Q/4, यानी कि अब इसके पास चार्ज आ जाएगा 3Q/4 और इसके पास भी चार्ज आ जाएगा आपके पास 3Q/4, यानी सी के पास भी बी के पास भी चार्ज हो जाएगा 3Q/4। न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी। अब क्या पूछा आपसे, ए और बी के लिए, ये है आपके पास बी और ये है ए। फाइनल आपसे पूछा ए और बी के बीच में, जबकि बी के पास अब चार्ज आ गया आपके पास 3Q/4 और ए के पास चार्ज है आपके पास Q/2, तो पूछा न्यू फोर्स क्या हो जाएगा। तो न्यू फोर्स लिखेंगे आप K Q1 Q2, तो Q² 3/8 डिवाइडेड बाई R², तो यही F डैश आ गया आपके पास 3/8 ऑफ F के बराबर। तो ऑप्शन आपको दिखा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। A container has two chambers of volume V1 2 liters and V2 3 liters separated by a partition made of a thermal insulator. The chambers contains N1 5 N2 4 moles of ideal gas at pressure P1 1 atm P2 2 atm respectively. When the partition is removed, the mixture attains an equilibrium pressure. तो देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ जो मोल्स होगा आफ्टर रिमूविंग द पार्टीशन लिख सकते हैं N1 + N2 के बराबर। तो क्या इसको P1 V1 प्लस ऑफ P2 V2 विल बी इक्वल टू P टाइम्स ऑफ V1 + V2 के बराबर। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में प्रेशर दे रखा है 1 और यहाँ पे इसका वॉल्यूम दे रखा है फर्स्ट केस में 2 प्लस सेकंड केस में इसका प्रेशर है 2, वॉल्यूम दे रखा है आपको यहाँ पे 3 के बराबर। तो इक्विलिब्रियम का प्रेशर पूछा गया, जबकि यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा 2 + 3, तो ये हो गया आपके पास 6 और ये हो गया 8, 3 6 और 8 डिवाइडेड बाई 5 विल बी P। तो यहाँ से P आपके पास आ गया, प्रेशर हो जाएगा 1.6 ATM के बराबर। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे सेकंड। क्वेश्चन नंबर 30। पार्टिकल ऑफ मास इज मूविंग अराउंड द ओरिजिन विद द कांस्टेंट फोर्स F पुलिंग इट टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कांस्टेंट फोर्स पुलिंग इट टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो आप लिख सकते हैं mv² डिवाइडेड बाई r के बराबर। इफ बोहर्स मॉडल इज यूज टू डिस्क्राइब इट्स मोशन, जैसे बोहर्स मॉडल बोला गया तो यहाँ पे इसका एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π आप लिख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे ये वैल्यू मिल गया। द रेडियस r ऑफ द nth ऑर्बिट एंड द पार्टिकल स्पीड क्या होगा ये आपको बताना है। तो क्या यहाँ से आप लिख सकते हैं कि ये वैल्यू v² बराबर हो जाएगा F × r डिवाइडेड बाई m के। तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिए m × v की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। तो v का वैल्यू हो जाएगा √ लिख सकते हैं आप F × r डिवाइडेड बाई m × r विल बी इक्वल टू NH डिवाइडेड बाई 2π। और यहाँ पे अगर ये प्रोपोर्शनल पूछा गया तो देखिए क्या आप यहाँ से लिख सकते हैं, इसको m से m कट हो गया, मास से नहीं, यहाँ पे n से मतलब है। तो क्या ये r की पावर 3/2 प्रोपोर्शनल टू n आ जाएगा यहाँ से। अगर r की पावर 3/2 हो तो क्या यहाँ से आप लिख सकते हैं रेडियस प्रोपोर्शनल टू n की पावर 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे रेडियस आपको दिख गया n की पावर 2/3 और यहीं पे पुट कर दिए। जैसे ही पुट करेंगे यहाँ से तो देखिए यहाँ पे आ गया आपके पास m × v × r की जगह पे पुट कर दिए n की पावर 2/3 और ये प्रोपोर्शनल टू n आ गया। तो यहाँ से v प्रोपोर्शनल टू n डिवाइडेड बाई n की पावर 2/3 जो कि प्रोपोर्शनल हो जाएगा n की पावर 1/3, बिकॉज 1 - 2/3 दिखेगा 1/3। तो ऑप्शन आपके पास आ गया यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। The radius of Martian orbit around the Sun is about 4 times the radius of orbit of Mercury. The Martian year is 687 Earth days. Then which of the following is the length of the 1 year on Mercury? देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, कैपिटल से T² प्रोपोर्शनल टू R³। जैसे T² प्रोपोर्शनल टू R³ लिखे तो यहाँ से आपके पास एक रिजल्ट आ गया, यानी कि T1/T2 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू R1/R2 का
क्यूब यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए टाइम पीरियड के बारे में बात किया गया। तो अगर यहाँ पे हम लोग मार्टियन को बोल दें यहाँ पे T1, और अगर उसकी बात करें मरकरी को बोल दें हम लोग यहाँ पे T2, तो रेडियस ऑफ मार्टियन ऑर्बिट अराउंड द सन इज अबाउट 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ द मरकरी। तो यानी कि अगर हम लोग इसको ये बोल रहे हैं तो इसका जो रेडियस है वो 4 टाइम्स ऑफ मरकरी के रेडियस के है कि पावर यहाँ पे क्या 3/2 लिख लें, ताकि यहाँ से हम लोग T1 लिख रहे थे मार्टियन के लिए, और मार्टियन का नंबर ऑफ डेज आपको दे रखा है 687 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा ये T2। तो देखिए क्या इसको हम लोग यहाँ से 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं कि पावर 3/2, चूंकि आर से आर कट गया ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपके पास 8, तो यहाँ से T2 आपके पास आ जाएगा। तो T2 विल बी इक्वल टू 687 डिवाइडेड बाई 8 के बराबर। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा 88 अर्थ के बराबर, लगभग 88 अर्थ डेज के बराबर। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 32, ए बॉडी वेट 48 न्यूटन ऑन द surface of earth, the gravitational force experienced by the body due to the earth at a height equal to 1/3 of the radius of the earth from its surface। देखिए किसी भी हाइट पे वेरिएशन ड्यू टू ग्रेविटी जानते हैं हम लोग r डिवाइडेड बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। तो क्या यहाँ से लिख सकते हैं g डैश विल बी इक्वल टू g टाइम्स ऑफ r डिवाइडेड बाई r प्लस h का वैल्यू दे रखा है कि इक्वल टू 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। तो क्या r/3 का होल स्क्वायर। तो क्या इसको लिख सकते हैं g टाइम्स ऑफ r स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 9 ऑफ r स्क्वायर। तो r स्क्वायर कट गया, तो ये आ गया 9/16 इंटू जी के बराबर। तो g डैश दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर, तो क्या w डैश लिख सकते हैं 9/16 ऑफ w। तो 9/16, और यहाँ पे वेट का वैल्यू दे रखा है आपको 48, तो ये आ गया 48। तो 48, तो ये 9 इंटू 3 दिखा, तो ये आ गया 27 न्यूटन के बराबर। तो ऑप्शन है आपका सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 8 इक्वल पीसेस। यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ अगर ईच की बात करें तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच, देखिए लिख सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर, चूंकि इसको कट किए तो ईच का कितना आ जाएगा r/8 इक्वल पीसेस में। फ्रॉम दीज पीसेस 2 इक्वलेंट रेजिस्टेंस आर मेड बाय एडिंग 4 ऑफ दीज टुगेदर इन पैरेलल। अगर हम लोग यहाँ पे 4 ले लिया गया, 4 रजिस्टर्स आर इन पैरेलल, यही 4 रजिस्टर्स को ले लिए इन पैरेलल में, जैसे ही पैरेलल में लिए तो उसका इक्वलेंट क्या हो जाएगा r/n। तो r/8 का 4, तो ये आ गया r/32 के बराबर। देन दीज 2 सेट्स आर एडेड इन सीरीज। अगर यहाँ पे कुछ सीरीज में ऐड किया गया तो सीरीज में हम लोग जानते हैं कि सीरीज में r1 प्लस r2 के बराबर, तो ऐसे ही 2 को ऐड कर दिया गया सीरीज में, तो r/32, तो ये कितना आ गया r/16 के बराबर। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द n इक्वल टू 2 स्टेट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इज क्लोज टू। देखिए हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि चूंकि हाइड्रोजन एटम की बात किया गया तो r जानते हैं प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाई z होता है। तो क्या यहाँ से लिख सकते हैं r इक्वल टू हो जाएगा n स्क्वायर इंटू r0 के बराबर, और यहाँ पे r0 के बराबर आ गया। तो n का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 2, तो ये हो गया 2 का वैल्यू, और ये देखा 0.052 नैनोमीटर, यहाँ पे ये लिख लिया हम लोग, ये वैल्यू आ गया आपके पास r। लेकिन पूछा क्या आपसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात करें तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ऑर्बिट मूव कर रहा है, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π। तो इसको लिख सकते हैं P इक्वल टू NH डिवाइडेड बाई 2π इंटू आर। पी जहाँ पे mv था, और ये हम लोग जानते हैं ये लैम्डा अपान ये क्योंकि हम लोग जानते हैं लैम्डा अपान h, बिकॉज P इक्वल टू सिंस देखिए लैम्डा इक्वल टू h/p होता है। तो क्या यहाँ से P की जगह पे लिख सकते हैं h/λ, तो यहाँ पे आ जाएगा h/λ के बराबर। तो ये P का वैल्यू हो जाएगा आपके पास h/λ के बराबर। इसको देखो फिर से लिख लेते हैं h/λ, तो h से h कट हो गया। तो क्या यहाँ से हम लोग वेवलेंथ लिख सकते हैं लैम्डा विल बी इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाई n के बराबर आ गया। अब सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देते हैं, देखिए, और यहाँ पे n दे रखा है आपको, लैम्डा इक्वल टू 2πr, और n का वैल्यू 2 आ गया, तो ये पाई r के बराबर आ गया। तो लैम्डा इक्वल टू पाई इंटू r आपको दे रखा है 4 इंटू 0.052, सॉल्व करें तो 0.67 नैनोमीटर के बराबर। तो ऑप्शन आपके पास आ गया सेकंड। नेक्स्ट
Question number 35. An electric dipole with dipole moment of 5 × 10⁻⁶ coulomb meter is aligned with the direction of a uniform electric field of magnitude 4 × 5 Newton per coulomb. The dipole is then rotated through an angle of 60 degree with the respect to the इलेक्ट्रिक फील्ड. द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल. देखिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू u2 माइनस u1 विल बी इक्वल टू p इंटू ई इंटू कॉस ऑफ θ1 माइनस कॉस ऑफ θ2. ये वैल्यू आपको दे रखा है. डाइपोल मोमेंट का वैल्यू दे रखा है आपके पास 5 इंटू 10⁻⁻⁶. इलेक्ट्रिक फील्ड है 4 इंटू 10⁻⁵. कॉस यहाँ पे ये वैल्यू दे रखा है 0 डिग्री, जबकि ये वैल्यू आपको दे रखा है 60 डिग्री के बराबर. कॉस 0 1 कॉस 60. यहाँ पे 1/2 सारी वैल्यूज को पुट करके सॉल्व किया तो आंसर आ जाएगा पास 1 जूल. तो ऑप्शन दिखा आपको सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36. A constant voltage of 50 volt is maintained between the 2 points A and B of the circuit shown in the figure. The current through branch CD of the circuit क्या हो जाएगा, यानी इसके अबाउट क्या होगा करंट. अगर हम लोग इसको फिर से एक बार रीड्रॉ करें तो रीड्रॉ करने पे देखिए आपको क्या मिलेगा. यहाँ पे दो ये रजिस्टर आ जाएंगे पैरेलल में. ये देखिए ये दोनों रजिस्टर हो गए पैरेलल में. फिर इसको एक बार रीड्रॉ किए तो ये भी आ गया आपके पास पैरेलल में, ये भी आपके पास आ गया पैरेलल में. फिर दोनों को कनेक्ट कर दिया एक बैटरी सोर्स से. इमीडिएट यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को पुट किया तो ये हो गया 50 वोल्ट और ये आपके पास आ गया 1 ओम, ये हो गया 3 ओम के बराबर, ये है 2 ओम, ये हो गया आपके पास 4 ओम के बराबर. फिर ये दोनों पैरेलल में आ गए. पैरेलल में आने की वजह से अगर इसके इक्विवेलेंट की बात करें तो ये इक्विवेलेंट आपके पास आ जाएगा. यहाँ पे एक बार फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं. ये सारी वैल्यूज़ को एक बार फिर से रीड्रॉ करके लिख लेते हैं. यहाँ पे ये हो गया 50 वोल्ट. ये देखो दोनों पैरेलल में तो 3 × 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1 तो ये 3/4 हो गया. ये 4 × 2 डिवाइडेड बाई, देखो लिख लेते हैं 4 × 2 डिवाइडेड बाई 4 + 2 दैट इज आ गया ये 4 × 2 डिवाइडेड बाई ये 6 हो गया तो ये 4/3 आ गया. तो ये आ गया आपके पास 4/3 ओम. अभी दोनों सीरीज में आ गए तो करंट पहले पता कर लेंगे सर्किट से कितना हो जाएगा. 5 डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट. आर इक्विवेलेंट में दोनों किस में आ गए सीरीज में, तो 3/4 प्लस 4/3 लिखे तो ये वैल्यू और सॉल्व किया तो 50 डिवाइडेड बाई, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया ये 25 डिवाइडेड बाई 12 तो ये आ गया 25 से कट हो गया तो ये आ गया 24 एम्पियर के बराबर. यानी इससे आने वाला करंट जो होगा वो 24 एम्पियर के बराबर होगा. यानी ये करंट भी यहाँ से आएगा 24 एम्पियर के बराबर. आई विल बी इक्वल टू 24 एम्पियर के बराबर. करंट आके यहाँ पे दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो हम लोग क्या I1 की वैल्यू यहाँ से पता कर सकते हैं. I1 विल बी इक्वल टू करंट डिवीजन रूल से तो यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 3 + 1 R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2 मल्टीप्लाइड बाई टोटल करंट आ गया 24, यहाँ पे 24 तो 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 24 ये हो गया आपके पास 18 एम्पियर के बराबर. यानी यहाँ पे आने वाली जो करंट है वो आपके पास है 18 एम्पियर के बराबर. सिमिलरली ये करंट आया यहाँ पे फिर 24 और फिर यहाँ से जब पास करेगा तो I2, क्या I2 को भी ऐसे ही पता कर सकते हैं करंट डिवीजन रूल से, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4 + 2 सामने वाला रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई टोटल करंट यहाँ भी 24 एम्पियर तो ये हो गया 4 4 डिवाइडेड बाई हो गया 6 और ये करंट आ गया आपके पास 24 तो ये आ गया आपके पास 16 एम्पियर के बराबर. यानी यहाँ पे जाने वाला करंट कितना है 16 एम्पियर. तो फ्रॉम KCL से लिख सकते हैं कि आने वाला करंट I1 विल बी इक्वल टू I ऑफ CD प्लस ऑफ I2 के बराबर. 18 माइनस 16 विल बी I ऑफ CD विल बी 2 एम्पियर. तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे सेकंड. क्वेश्चन नंबर 37 है फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन मास m हैव द सेम एनर्जी. द रेशियो ऑफ लैम्डा फोटोन लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए. देखिए हम लोग लैम्डा फोटोन की बात करें तो फोटोन के केस में लिख सकते हैं SC डिवाइडेड बाई E जहाँ पे दोनों का एनर्जी सेम है. वहीं पे लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे H डिवाइडेड बाई MV या P और इसको लिख सकते हैं H डिवाइडेड बाई √2 इंटू M इंटू E के बराबर. इन दोनों को डिवाइड करना, डिवाइड किया गया, पूछा गया कि लैम्डा ऑफ फोटोन लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा. तो यहाँ की S से H कट हो गया तो देखो एक बार लिख लेते हैं SC बाई E डिवाइडेड बाई H डिवाइडेड बाई √2 ME. S से H कट हो गया, E यहाँ पे अंडर रूट में आ जाएगा तो ऑप्शन आपको यहाँ से दिखेगा ये ऊपर चला गया तो C टाइम्स ऑफ √2 M डिवाइडेड बाई E तो ऑप्शन आपके पास आ गया 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38. Which of the following option represent the variation of photoelectric current with the property of light shown in the figure. तो हम लोग जानते हैं कि जो PEC होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट वो प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के. इंटेंसिटी ऑफ लाइट के प्रोपोर्शनल है तो एक ऑप्शन यहाँ पे दिखा आपको फर्स्ट. तो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा अपने पास, तो ऑप्शन विल बी 1. नेक्स्ट
Question number 39. A sphere of radius r is cut from a larger solid sphere of radius 2r as shown in the figure. The ratio of the moment of inertia of the smaller sphere to that of the rest part of the sphere about the y axis. देखिए हम लोग यहाँ पे बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बिग स्फीयर की बात करें विदाउट यहाँ पे कट किए हुए, तो I1 विल बी इक्वल टू, चूंकि यहाँ पे स्फीयर है तो लिख सकते हैं इसको 2/5 ऑफ m इंटू आर स्क्वायर, अगर इसका मास हम लोग m माने और इसका रेडियस 2r दे रखा है यहाँ पे, तो इसको m लिख लिए, इसका रेडियस आ गया यहाँ पे 2r का स्क्वायर, तो ये हो गया 8/5 ऑफ mr स्क्वायर विदाउट कटिंग की बात की है। नाउ ए स्फीयर इज कट, अगर स्फीयर कट किया गया तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो क्या इसके वॉल्यूम कांस्टेंट से मास लिख सकते हैं स्मॉलर वाले का, तो आ गया m/8। तो पहले इसी को लिख रहे हैं हम लोग इस पॉइंट के अबाउट, o के अबाउट, यानी इसके सेंटर ऑफ मास इसके एक्सिस के अबाउट पास होता हुआ अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे हम लोग I o विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 2/5, मास हो गया आपके पास m/8 इंटू रेडियस यहाँ पे इसका होगा आर स्क्वायर के बराबर, तो ये आ गया आपके पास 2m डिवाइडेड बाई, या 2 से कट हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, ये हो गया 40 mr स्क्वायर, या mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 20 आ गया। अभी ये मास इसका m/8 है, रेडियस इसका ये आ गया। अब ये पूछा कि इसके फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, तो इसके अबाउट पता करें I y के अबाउट, तो I y के अबाउट फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, तो I0 प्लस m/8 ऑफ r स्क्वायर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20 प्लस m/8 ऑफ r स्क्वायर, तो क्या यहाँ से हम लोग 40 अगर एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 2mr स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 5mr स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 7mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 40 के बराबर। तो रेस्ट कितना बचेगा, तो रेस्ट की अगर बात करें तो क्या लिखेंगे हम लोग रेस्ट वाले पार्ट के लिए, तो बिना कैविटी यानी I1 और बाद में जो वैल्यू पता किए -IY, दोनों को माइनस कर देते, तो ये वैल्यू दे रखा था आपको 8/5 ऑफ mr स्क्वायर माइनस हो गया ये 7/40 ऑफ mr स्क्वायर के बराबर, तो m यहाँ 40 ले लिए एलसीएम, 40 एलसीएम लिए तो ये हो गया 64 mr स्क्वायर माइनस 7 mr स्क्वायर, दैट इज ये हो जाएगा आपके पास 57 mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 40। तो पूछा आपसे कि रेशियो क्या होगा स्फीयर रेस्ट पार्ट का और इसका स्मॉलर वाले स्फीयर का। स्मॉलर वाला स्फीयर आपके पास ये था, देखिए द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉलर स्फीयर, तो स्मॉलर स्फीयर था आपके पास I0, ये दे रखा है आपको mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये दे रखा है, देखिए ये आ गया आपके पास IY डिवाइडेड बाई I रेस्ट वाला पूछ रहा है आपसे, तो ये आपको दे रखा था 7mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 40, जबकि ये दे रखा तो 57 mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 40, तो आंसर आ गया आपके पास 7 डिवाइडेड बाई 57, तो ऑप्शन दिखा आपको 3। नेक्स्ट, a full wave rectifier circuit with diodes D1 and D2 is shown in the figure. If input supply voltage V in 220 volt sin 100 pi t volt at t is equal to 15 मिलीसेकंड, तो बताना है यहाँ पे कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, कौन सा डायोड रिवर्स बायस होगा। तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज की बात करें तो 220 वोल्ट, ये आ गया साइन ऑफ, यहाँ पे दे रखा 100 इंटू पाई इंटू टी का वैल्यू दे रखा है आपके पास 15 मिलीसेकंड, तो 15 इंटू 10 टू द पावर -3 लिखे, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 220 साइन ऑफ 1.5 पाई, तो क्या इसको आप लिख सकते हैं 220 साइन ऑफ, ये हो जाएगा आपके पास 5 है तो इससे कट हो गए 3 पाई बाई 2 आ गया, 3 पाई बाई 2 का मतलब 270 डिग्री, 270 डिग्री पे ये वैल्यू क्या होता है नेगेटिव, तो ये V इनपुट आ गया नेगेटिव, यानी जो इनपुट वोल्टेज है वो है नेगेटिव। जैसे नेगेटिव हुआ तो ये इसका P टर्मिनल, ये इसका N टर्मिनल, तो पॉजिटिव नेगेटिव, ये इसका P है, ये इसका N है, चूँकि यहाँ पे जैसे ये नेगेटिव हुआ तो ये हो जाएगा आपके लिए रिवर्स बायस, और जबकि ये आपके लिए एक्ट होगा कैसे एज ए फॉरवर्ड बायस, क्योंकि यहाँ पे इनपुट वोल्टेज कैसा हो गया नेगेटिव, तो D1 विल बी रिवर्स बायस एंड D2 विल बी फॉरवर्ड बायस, तो ऑप्शन आपको दिखेगा यहाँ पे सेकंड, ये D1 विल बी रिवर्स बायस, D2 विल बी फॉरवर्ड बायस, तो ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41, two gases A and B are filled at the same
pressure in separate cylinders with movable piston of radius RA and RB respectively on supplying an equal amount of heat to the both of the system reversibly under constant pressure. The piston of gas A and gas B displaced by 16 cm and 9 cm respectively. If the change in their internal energy is the same, देन द रेशियो ऑफ आर ए एंड आर बी. अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स से बात करें तो लिख सकते हैं डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के बराबर. बोल रहा है यहाँ पे कि क्यू सेम है, डेल्टा यू सेम है, तो अगर इन दोनों के लिए लिखे हम लोग सेम यहाँ पे, तो वर्क डन विल बी वर्क डन फॉर वन विल बी इक्वल टू वर्क डन फॉर टू के लिए, बिकॉज यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी और क्यू यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेम. तो वर्क डन की बात करें तो होता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम. यहाँ पे वॉल्यूम लिखने के लिए लिखेंगे पाई इंटू आर वन स्क्वायर इंटू यहाँ पे हाइट एच, या फिर एक्स डिस्टेंस के लिए लिखेंगे. तो दूसरा यहाँ पे आ जाएगा प्रेशर भी सेम दे रखा है, तो ये हो जाएगा पाई इंटू ये एच वन हो गया, तो पाई इंटू आर टू स्क्वायर इंटू लिख लेंगे इसको एच टू. तो क्या यहाँ से पूछा गया कि आर वन आर टू का रेशियो क्या हो जाएगा. तो अगर हम लोग यहाँ पे R1 बाई R2 लिखें तो विल बी इक्वल टू अंडर रूट में H2 डिवाइडेड बाई H1. वही डिस्प्लेस्ड यहाँ पे वैल्यू दे रखा है. तो पहला यहाँ पे दे रखा है H2 दे रखा है आपके लिए 9, ये दे रखा है 16, तो ये आ जाएगा आपके पास 3/4 के बराबर. तो ऑप्शन आपको दिखेगा यहाँ पे सेकंड. नेक्स्ट Question 42. A physical quantity P is related to 4 observation A, B, C and D as follows. P is equal to A cube B square divided C root 2. The percentage errors of the measurement A, B, C and D are this दे रखा है. तो परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी पूछा क्या होगा. तो देखिए P बराबर दे रखा है आपको A क्यूब इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई C अंडर रूट डी. पूछा गया परसेंटेज यहाँ पे एरर क्या होगा. तो परसेंटेज एरर के लिए जानते हैं हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा A डिवाइडेड बाई A इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर, और परसेंटेज में लिखने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, प्लस ये हो जाएगा डेल्टा C डिवाइडेड बाई C इंटू 100, और इसका यहाँ पे 1 बाई रूट होने की वजह से 1/2 डेल्टा D डिवाइडेड बाई D इंटू 100. सारी वैल्यूज़ का यहाँ पे पुट किए. 3 ये दे रखा है आपको 1 के बराबर, प्लस 2 ये दे रखा है 3 के बराबर, प्लस ये 2% प्लस ये 1/2 इंटू ये दे रखा है 4, तो ये आ गया आपके पास 13% के बराबर. तो ऑप्शन विल बी 3. नेक्स्ट Question number 43. The intensity of transmitted light when the polarized sheet placed between two crossed polarides at 22.5 degree from the polarization axis of one of the polaroid is I naught is the intensity of polarized light after passing through the first polaroid. यानी यहाँ पे एक ये जो ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट पोलराइड से पास होने की वजह से, देखिए यहाँ पे अगर ये दे रखा है कुछ ऐसा कुछ क्रॉस्ड है, ये देखिए इसके अगर बीच में एंगल यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो ये देखिए ये दोनों क्रॉस्ड है ऐसा, इन दोनों के बीच में एंगल. तो इन दोनों के बीच में अगर इसको हम लोग P1 बोल दे पोलराइड, इसको P2 बोल दे, इसको P3 बोल दे, P1 एंड P2 के बीच में एंगल आपके पास कितना दे रखा है यहाँ पे थीटा के बराबर. लेकिन अगर हम लोग P2 एंड P3 के बीच में बात करें तो यही एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा. और अगर हम लोग यहाँ पे P1 और P3 के बीच में बात करें, P1 एंड P3 के बीच में ये आपको एंगल दे रखा है यहाँ पे 90 डिग्री के बराबर. तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे देखो ये दे रखा है कि इंटेंसिटी इसका आई नॉट नहीं है, यहाँ पर इंटेंसिटी जो I1 आएगा वो I1 एक्चुअल में अगर यहाँ पे इंटेंसिटी I है तो जिसको हम लोग पहले लिखा करते थे I नॉट बाई 2, वो क्वेश्चन में दे रखा है I नॉट के बराबर. तो यहाँ पे पास होने वाली जो इंटेंसिटी I2 होगा तो I2 लिखेंगे अकॉर्डिंग टू माइनस लॉ से I1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. और जब हम लोग यहाँ से लिखेंगे इंटेंसिटी I3 तो I3 विल बी इक्वल टू I2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर, लेकिन अब एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा क्योंकि यहाँ पे क्रॉस दे रखा था. तो ये हो जाएगा I2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा के बराबर I3. तो I2 की यहाँ पे वैल्यू पुट कर लिए, तो फाइनल जो इंटेंसिटी मिलेगा I3 विल बी इक्वल टू I2 का वैल्यू है I1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा. और I1 का वैल्यू आपको दे रखा है यहाँ पे I नॉट, क्या क्या यहाँ पे 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिए ताकि इसको साइन 2 थीटा के फॉर्मेट में लिख सकें. तो ये आपके पास आ गया I नॉट बाई 4 इंटू क्या इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2 थीटा का यहाँ पे वैल्यू, और ये वैल्यू यहाँ पे दे रखा है I नॉट बाई 4 इंटू साइन ऑफ 2 इंटू 22.5 का होल स्क्वायर, जो कि बनेगा 45 डिग्री. साइन 45 डिग्री होता है 1/√2 मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर में ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास I नॉट बाई 8. तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे 3. नेक्स्ट
Question number 44. Two identical points masses P and Q suspended from two separate massless spring of spring constant K1 and K2 respectively oscillate vertically. If their maximum speed are the same, the ratio of amplitude क्या हो जाएगा? देखिए मैक्सिमम स्पीड के बारे में बोला गया सेम है, तो V मैक्स यहाँ पे फॉर 1 के लिए विल बी इक्वल टू V मैक्स फॉर 2 के लिए, और V मैक्स की बात करें तो ये होता है A ओमेगा, तो यहाँ पे A1 ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू A2 ओमेगा 2, और ओमेगा की जगह पे हम लोग जानते लिख सकते हैं इसको अंडर रूट K बाई एम, तो क्या इसको लिख सकते हैं अंडर रूट K1 डिवाइडेड बाई एम विल बी इक्वल टू A2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट K2 डिवाइडेड बाई एम। चूंकि यहाँ पे मास क्या दे रखा है, सेम दे रखा है, यहाँ पे टू आइडेंटिकल पॉइंट मासेस हैं, तो M से M कट हो गया। पूछा गया यहाँ से आपको AO और AP यानी AP और AQ का रेशियो पूछा गया, तो आपसे यहाँ से A2 रेशियो A1 पूछा गया है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट K1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट K1 डिवाइडेड बाई K2, तो ऑप्शन आपको दिखेगा यहाँ पे 4 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, ए पाइप ओपन एट बोथ एंड्स हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f इन एयर, यानी कि सबसे पहले ओपन अगर है तो f इक्वल टू हम लोग जानते हैं NV डिवाइडेड बाई 2L ओपन के लिए। फंडामेंटल की बात करें तो f इक्वल टू हो जाएगा V बाई 2L, इसी का वैल्यू दे रखा है आपको क्वेश्चन में f के बराबर। नाउ इट इज डिप्ड वर्टिकली इन अ वाटर ड्रम ऑफ हाफ ऑफ इट्स लेंथ। अब इसको वाटर ड्रम में जैसे ही इसको डिप किया गया हाफ ऑफ द लेंथ, तो अब ये बन गया क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के तरीके से बिहेव करेगा, तो इसका फ्रीक्वेंसी f डैश विल बी इक्वल टू फंडामेंटल तो v डिवाइडेड बाई 4L होगा, L डैश लिख लेंगे जहाँ पे v डिवाइडेड बाई 4, अब लेंथ किसके बराबर हो जाएगा L बाई 2, तो ये भी आ गया v डिवाइडेड बाई 2L जो कि किसके बराबर हो गया f के, यानी f डैश का वैल्यू भी हो गया f के बराबर, तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे सेकंड। नाउ द स्टूडेंट्स, ये था आज आपका डिस्कशन नीट 2025 का। होप सो आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, होप सो आप लोगों का रिजल्ट भी अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।